नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं विजेंद्र सिंह राठौड़ आप सभी का क्वालिटी एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। ग्राम सेवक के मद्देनज़र रखते हुए एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए क्वालिटी एजुकेशन के द्वारा जो प्रश्नोत्तरी चलाई जा रही है पूरे के पूरे सिलेबस के आधारित, उसी क्रम के अंदर इस वीडियो के अंदर अपन लोग राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था वाला जो आपका सिलेबस का पॉइंट है उसमें जो जो टॉपिक है उन सभी पर आधारित यह प्रश्नोत्तरी रहने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए क्लास है। यहाँ से हो सकता है आपको सीधे क्वेश्चन भी मिल जाए और बाकी जो अपन ने ऐप के ऊपर पढ़ा था उसी के अकॉर्डिंग जो है वह आपको यहाँ पर पूरा का पूरा जो सिलेबस है वह कवर करते हुए और यह प्रश्नोत्तरी बनाई गई है। बिल्कुल ध्यान से आपको इसको देखना है और टोटल करना है लास्ट में कितने क्या क्वेश्चन बन रहे हैं और फिर कमेंट के अंदर जरूर लिखना है, जिससे कि हमें पता चले कि आपकी जो तैयारी है वह किस स्तर की हो रखी है। इससे पहले एक न्यूज़ आती है, देखिए डेली फ्री टेस्ट क्वालिटी एजुकेशन के द्वारा हर रोज़ फ्री के अंदर टेस्ट दिया जाता है, जो कि हफ्ते के 6 दिन यानी कि सोमवार से लेकर शनिवार तक ये रहते हैं। इस फ्री टेस्ट के अंदर होता क्या है, 20 क्वेश्चन रखे जाते हैं, 20 क्वेश्चन रहते हैं। क्योंकि एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, केवल डेली फ्री टेस्ट में ही व्याख्या नहीं लिखी हुई आती है, बाकी सारे के सारे जो टेस्ट है जो पेड टेस्ट है या फिर अभी जो आगे आपकी न्यूज़ आएगी 19 दिसंबर को हाल ही में एग्जाम हुआ और 23 दिसंबर को दूसरा टेस्ट जो है वो फ्री ग्राम सेवक के लिए है, उनके अंदर आप देकर भी देख सकते हैं किस प्रकार की व्याख्या लिखी जाती है। तो इनमें व्याख्या नहीं रहने वाली है। बाकी यह हफ्ते के 6 दिन जो है यह चलते हैं, सब्जेक्ट वाइज होते हैं। 300 से प्लस जो है इसमें टेस्ट अब तक आ चुके हैं। एक टेस्ट के अंदर 20 क्वेश्चन रहते हैं, तो 6000 प्लस जो है वह आपको इसमें क्वेश्चन मिल चुके हैं। इसमें जो सब्जेक्ट है वह जैसे कि मंडे के दिन हिंदी और कंप्यूटर के 10-10 क्वेश्चन आते हैं, फिर राजस्थान का सामान्य ज्ञान आता है मंगलवार को, बुधवार के दिन भारत का इतिहास, भूगोल, विश्व भूगोल ये आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में कहने का मतलब ये इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि राजस्थान या फिर आप भारत किसी भी एग्जाम को अगर दे कंपटीशन को, तो आपके सारे के सारे सब्जेक्ट जो है वो इसमें कवर होते जाते हैं। आपको करना क्या है, आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से क्वालिटी एजुकेशन ऐप, और वहाँ पर आप जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपके सामने डेली फ्री टेस्ट लिखा हुआ आएगा, जहाँ से आप लोग यह टेस्ट रोज दे सकते हैं। अगला आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़, ग्राम विकास अधिकारी जो ग्राम सेवक की परीक्षा है जिसकी 27 और 28 तारीख तय हुई है दिसंबर के अंदर, इस एग्ज़ाम के लिए जो है परीक्षा से पहले एक मुख्य रूप से परीक्षा देने के लिए आप सभी के लिए 2 टेस्ट जो है वह फॉर ऑल यानी कि सभी के सभी कैंडिडेट के लिए फ्री के अंदर डिज़ाइन किए गए हैं। ऑनलाइन टेस्ट है 19 दिसंबर और 23 दिसंबर को। यह ऐप के ऊपर आपको यहाँ पर जो फ्री टेस्ट लिखा हुआ है इसको जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पर ग्राम सेवक के लिए फ्री टेस्ट अलग से लिख रखा है, पटवारी के लिए अलग से है, तो ग्राम सेवक वाले में आपको ये टेस्ट मिलने वाले हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 19 तारीख को ही दें, 19 के बाद में भी आप दे सकते हैं। जब भी आप देंगे और आपके जो मार्क्स आएंगे वो है मार्क्स ऑल राजस्थान एक रैंक बनेगी और उस रैंक के अंदर 1 से लेकर 100 जो टॉप 100 रहेंगे उनकी रैंक उसके अंदर दिखाएंगे। बाकी इसके अलावा आपको कितने लोग जो है उन्होंने टेस्ट दिया है, आपका कितनी एक्यूरेसी रही है, सारी की सारी चीज़ बताते हैं। टेस्ट कभी भी दे सकते हैं, लेकिन फिर भी 27 और 28 को आपका एग्जाम है तो उससे पहले ये दोनों टेस्ट जरूर दें, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपकी जो तैयारी है वह किस स्तर की है। ये भी यही आपके ऐप के ऊपर मिलने वाली है, क्वालिटी एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है, जहाँ पर ये मिल जाएंगे। तो ये दोनों आपके लिए सूचना थी। अब अपन शुरू करते हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था का प्रश्नोत्तरी जो है उसके अंदर पहला प्रश्न। देखिए, राजस्थान की जनसंख्या का कितना प्रतिशत अपनी आजीविका के लिए कृषि और सहायक गतिविधियों पर निर्भर करता है? आप लोग कमेंट के अंदर जो है वह अपना आंसर जरूर बताएं। देखिए, 52%, 62%, 72% और 68%। ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि राजस्थान की कितनी ऐसी जनसंख्या है, कितने प्रतिशत जनसंख्या है। मान लो कि अगर 100 टोटल है, 342,239 जो आपके एरिया के अंदर रहने वाली जो आपके 685,48,437 जो राजस्थान की जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत जो है वह कृषि के ऊपर निर्भर कर रहा है। तो मान लो अगर ये 100 मानते हैं तो इसके अंदर से अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो 62% राजस्थान की जनसंख्या ऐसी है जो कि कृषि के ऊपर निर्भर करती है, या फिर कृषि के सहायक जो भी आपकी गतिविधियां हैं जैसे कोई मजदूर हुआ या फिर कोई किसान हुआ, उस हिसाब से जो है वो निर्भर करते हैं। तो 62% राजस्थान की जनसंख्या कृषि पर आधारित है। अगला देखिए, निम्नलिखित पर विचार करना है आपको। आपको दे रखा है चावल, गेहूं, बाजरा, चना, इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछता है अधीनस्थ बोर्ड, इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल अच्छे से याद करके जाना है। क्लास के अंदर अच्छे से मैंने करवाया था, एक बार वापस वहां पे जाके क्लास भले ही ना देखो, पीडीएफ जरूर देख लेना है। कौन कौन सी फसलें जो है वह खरीफ वाली है, कौन कौन सी रबी की है, वह जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सी फसलें जो है वह आपके खरीफ की फसलें हैं।
खरीफ का मतलब जिनको गर्मी के अंदर बोया जाता है या फिर बारिश के अंदर बोया जाता है। तो देखिए गेहूं जो है, अभी आपके सर्दी चल रही है तो गेहूं जो है इसको तो बोया गया है अभी, यानी कि यह तो किस प्रकार की फसल है, यह तो रबी की प्रकार की है गेहूं। चना जो है यह भी रबी के अंदर बोया जाने वाला जो है वह एक प्रकार का दलहन आता है। तो चना जो है यह भी अभी आपके सर्दियों में रबी की फसल में बो रहे हैं। तो गेहूं और चना दोनों रबी है, जबकि बाजरा एवं चावल, चावल जो है यह दक्षिणी भारत के अंदर रबी की फसल के अंदर भी बोया जाता है। लेकिन फिर भी राजस्थान में या फिर भारत के अंदर चावल को जब चुना जाता है तो आपके खरीफ की फसल के अंदर ही चुना जाता है। तो 1 और 3 जो है यह इसका सही उत्तर हो जाएगा, 3 नंबर। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी फसलों का समूह है नकद या फिर नकदी फसलों जो है उसकी श्रेणी में आता है। नकदी फसलें, नकदी का मतलब इसके ऊपर अपन ने पहले भी डिस्कस किया, ऐसी फसलें जिनका मतलब कि प्रत्यक्ष रूप से यानी कि सीधा का सीधा खेत से प्रयोग नहीं कर सकता किसान, जिसको कि एक बार तो उसको उस फसल को बेचना ही पड़ता है, उसको कहा जाता है नकदी फसलें। तो ऐसी फसलें देखिए जैसे कि कपास, गन्ना, रतन जोत, ये तीनों की तीनों ही ऐसी फसलें हैं। कपास का डायरेक्ट प्रयोग नहीं करेगा, वह फसल बेचेगा हाथों हाथों खेत से निकालकर, फिर उसके जो है वह वस्त्र बनकर जरूर आता है, फिर उसका प्रयोग होता है। गन्ना कितना खाएगा, तो गन्ने का भी जो है इसका जो है वो एक प्रकार की नकदी फसल है जिसको बेचता है, फिर आपके जो है वो गेहूं बनकर आता है। इसी प्रकार से रतन जोत जो कि पेट्रोलियम वगैरह में जो है वह काम में लिए जाते हैं, बायोडीजल वगैरह इससे बनाया जाता है। तो यह भी एक प्रकार का क्या है आपके नकदी फसल है। कपास, रतनजोत और जवार, देखिए जवार जो है ये खाने का आ गया, खाद्यान्न आ गया, यानी कि जवार की डायरेक्ट रोटी बनाकर खा सकता है किसान, जरूरी नहीं है कि उसको बेचना ही जरूरी है। तो इसलिए जवार जो है ये नकदी फसल नहीं आएगा, इस वजह से बी गलत हो जाएगा। इसमें कपास, तिलहन आ गया, तिलहन मान लो अगर बेचता भी है बड़े स्तर के ऊपर होता है तो, लेकिन फिर भी इस ऑप्शन के अंदर आपका गेहूं है जो कि एक खाद्यान्न है, नकदी फसल नहीं है। इसमें देखिए मक्का, जवार, बाजरा, ये तीनों की तीनों ही जो है यह आपके मुख्य रूप से खाने योग्य हो जाएगा, तो यह भी नकदी नहीं है। तो इसका सही उत्तर जो है वह 1 नंबर हो जाएगा। अगला आता है काजरी का पूरा नाम क्या है। देखिए काजरी एक ऐसी संस्था है भारत के अंदर जो कि अलग अलग जगह पर स्थापित हो रखी है, जो कि ऐसे क्षेत्रों में स्थापित होती है जहां पर शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। राजस्थान के अंदर भी, राजस्थान में भी 1959 के अंदर जो है वह स्थापना होती है जोधपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर स्थापना होती है। और काजरी जो है इसको ऐसे लिखा जाता है इंग्लिश के अंदर काजरी, इसका मतलब होता है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि केंद्रीय एक ऐसा आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी अनुसंधान केंद्र है जो कि एरिड जोन यानी कि जो शुष्क प्रदेश होते हैं उनके अंदर अनुसंधान का काम करता है यह संस्था, जिसका नाम है काजरी। तो सेंट्रल, देखिए सेंट्रल एग्रीकल्चर ये गलत हो गया यहाँ पर, सेंट्रल ऑटो ये गलत हो गया यहाँ पर, सेंट्रल एरिड यहाँ पर भी सेंट्रल एरिड, जोन दोनों जगह है, रिसर्च यहाँ पर देखिए जोनल है, ये जोनल जो है ये गलत हो गया। तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वह इसका पूरा नाम हो जाएगा, जो कि काजरी राजस्थान में जोधपुर के अंदर स्थापित है। बाद में इसी संस्था से एक और संस्था अलग कर दी जाती है और 1988 के अंदर जोधपुर के अंदर ही एक और संस्था बनाई जाती है जिसका नाम आता है आफरी। यह मुख्य रूप से बागवानी जो कार्य है, बागवानी प्रकार के कार्य जो है उनके लिए काम करने वाली आती है, और आफरी को ऐसे लिखा जाता है आफरी। और आफरी की फुल फॉर्म भी आपको पूछी जा सकती है, एरिड फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखिए ये तो है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जबकि आफरी है एरिड फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि 1988 जोधपुर के अंदर ही स्थापित होती है और ये मुख्य रूप से बागवानी का काम करती है। अगला देखिए, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं। दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में, या फिर यूं कहें कि राजस्थान के अंदर आदिवासी जो है इनके द्वारा की जाने वाली कृषि मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है राजस्थान के अंदर। एक तो आती है आपके ग्रासिया जनजाति, ग्रासिया जनजाति के द्वारा जो मुख्य रूप से कृषि की जाती है स्थानांतरण कृषि। इसमें होता क्या है कि जैसे मान लो कोई पहाड़ी है, उसके ऊपर कोई आपके वनस्पति उगी हुई है, उस वनस्पति को ये जलाएंगे, वहाँ से साफ करेंगे, वहाँ पर कृषि करेंगे, और जैसे वहाँ से फसल मिल जाएगी तो वहाँ से आगे बढ़ जाएंगे, फिर आगे के वनों को जला देंगे। इस प्रकार की कृषि कहलाती है धूमिंग कृषि या फिर स्थानांतरण कृषि। इस स्थानांतरण कृषि को ग्रासिया जनजाति जो है यह वालरा कहते हैं, वालरा। और भील जनजाति भी राजस्थान के अंदर एक आती है, और भील जनजाति के द्वारा इस प्रकार की कृषि की जाती है। इस कृषि के अंदर मुख्य रूप से भीलों के द्वारा 2 प्रकार होते हैं। जैसे कि मान लो अगर यह आपकी पहाड़ी है तो इस पहाड़ी के ऊपर 2 प्रकार के जो है वो कृषि की जाएगी।
ये मान लो अगर पहाड़ी है तो इस पहाड़ी के अंदर ये तो मैदानी क्षेत्र है, नीचे का मैदान है, और यह जो है इस पहाड़ी की मान लो जैसे कि ढलान है, तो यह हो जाएगी आपकी ढलान। तो इस मैदानी क्षेत्र के ऊपर जो कृषि की जाती है भीलों के द्वारा उसको बोला जाता है दजिया, दजिया। और दूसरी होती है इस ढलान के ऊपर जो कृषि की जाती है उसको बोला जाता है चिमाता। यानी कि दो प्रकार जो है वह इसके कृषि के आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको पूछा गया था कि दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र है उसमें आदिवासियों के द्वारा, तो मुख्य रूप से दजिया और चिमाता जो है यह अलग से टाइप आ जाते हैं, इस वजह से आपको यहाँ पर यह आंसर नहीं देना है। यहाँ पर आपका आंसर जो होगा वह वालरा ही एकदम राइट होगा इसमें, क्योंकि डायरेक्टली आपको पूछ रहा है आदिवासियों के लिए। वैसे ग्रास या जनजाति में ज्यादातर जो आपके स्थानांतरण कृषि है ग्रास या जनजाति में उसको वालरा कहा जाता है। भीलों के लिए दजिया और चिमाता दो नाम मिलते हैं, दोनों ऑप्शन के अंदर है। लेकिन यहाँ पर समस्या अब यह होगी कि तीन ऑप्शन जो है वह किसके बन रहे हैं, आपके कृषि के बन रहे हैं। लेकिन आपको यही ध्यान रखना है जब राजस्थान में केवल आदिवासी के लिए पूछे तो वालरा आपको आंसर देना। चिमाता दजिया जो है ये थोड़ा सा डीप में जाएगा जब क्वेश्चन पूछेगा कि ढलान के ऊपर आदिवासियों के द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं, या फिर मैदानी क्षेत्र में जो कृषि की जाती है उसको क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर वालरा ही होगा। अगला देखिए, राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक कपास जो है वह हनुमानगढ़ में होती है। मैंने एक पूरी की पूरी क्लास के अंदर अलग से आपको एक टेबल बताई जिसके अंदर कि कौन सी फसल के अंदर कौन कौन से जिले प्रथम स्थान रखते हैं, वह जरूर याद कर लेना, वहां से क्वेश्चन जरूर जरूर पूछा जाता है। देखिए हनुमानगढ़ जो है इसमें राजस्थान में सर्वाधिक जो है वह कपास का उत्पादन होता है। फिर भी कपास के अंदर एक आपको फैक्ट ध्यान रखना है कि राजस्थान के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है अमेरिकन कपास। अमेरिकन कपास जो है यह राजस्थान के मुख्य रूप से दो जिलों के अंदर होती है, एक तो श्री गंगानगर और एक आती है आपके बांसवाड़ा के अंदर। श्री गंगानगर और बांसवाड़ा के अंदर राजस्थान में अमेरिकन जो किस्म की कपास है वह की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन आता है सूची 1 जो है उसको सूची 2 से मिलाना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल जो है वो बनने लग गए हैं। पहले तो डायरेक्ट ही पूछा जाता था कि माही कंचन किसकी जो है वो किस्म है, लेकिन अब क्वेश्चन ऐसे आने लग गए हैं, फसल दे दी, एक तरफ किस्म दे दी आपको और उनको मिलाना है, फिर कूट भरना है, तो इसमें गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो देखिए, और एक और पैटर्न आजकल बन गया वो भी मैं आपको बता दूं। जैसे मान लो कि ये तो मैंने और भी इजी बना लिया, आजकल नया पैटर्न चला है एक, वो ऐसे आता है, इस प्रकार से लिखेगा और यहाँ पर लिख देगा पूरे के पूरे जो नाम है। ये मान लो जैसे सूची 1 है, फिर आप पेपर उठा के देखना अपना जो ये संगणक का पेपर हुआ उसमें भी एक क्वेश्चन इसी टाइप का आया। तो पैटर्न इन्होंने चेंज कर दिया है, थोड़ा सा गलती बढ़ाने के चांसेस कर दिए। एक सूची, अब देखो इसमें तो क्या है, सूची 1 इधर है, सूची 2 सामने, तो आप आराम से मिला सकते हो। आजकल जो पैटर्न बना हुआ ऐसा है कि जिसमें सूची 1 तो ऊपर दे रहे हैं और फिर सूची 2 जो है वो नीचे दे रहे हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन बन रहा है और ऐसी स्थिति में फिर बच्चा जो है वह कैसे मिलाए, तो फिर वो ऐसे ऐसे लिख लिख कर मिला सकता है। या फिर तो इसमें कहने का मतलब ये हो गया कि आजकल सूची जो है वो ऊपर और नीचे देने लग गए, चाहे आरपीएससी हो चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो, तो गलती होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी ऐसे अगर क्वेश्चन आता है तो आपको सीधा सा क्या करना है, जैसे कि ये 1 नंबर है, ये इनमें से किससे मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल सी से मिल रहा है तो इसके सामने सी लिख लो। फिर मान लो ये 2 नंबर किससे मिल रहा है, मान लो जैसे डी से मिल रहा है तो ऐसे लिख लो। इससे लिखोगे ना तो आपके मान लो जैसे ये बी से मिल रहा है, ये ऐसे मिल रहा है, फिर ये आपको यहाँ से स्टार्ट हो जाना, जैसे कि सी डी बी ए, तो ये आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन में मिल जाएगा। इस प्रकार से करने में गलतियां कम होगी। बाकी अगर इसमें भी आप ऐसे मिलाने लग जाओगे तो फिर गलतियां बढ़ जाएगी। क्वेश्चन का पैटर्न समझना है, अच्छे से करना है पेपर को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, फसल आपको दे रखी है गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, और इधर आपको किस में दे रखी है, माही कंचन, RHB 30, RD 20-35 और राज 30-70। देखिए कौन सी किस्म किसकी है। गेहूं की किस्म आती है सबसे पहले, और गेहूं की आती है राज 30-70, सोनालिका, राज 30-70, ठीक है ना, सरबती सोना, इस प्रकार की किस्में गेहूं की आती है सारी की सारी। उसके बाद में आती है जो की जब किस्म की बात आती है तो जो की आती है आपके RD 20-35। RD 20-35 किसकी किस्म है, आपके जो की किस्म है। इसके अलावा भी ये तो देखो यहाँ पर वो किस्में हैं जो आपके हो सकता है क्लास में नहीं भी आई हो, लेकिन जो क्लास में आई है वो और ये, अगर सारी किस्में अगर आप याद कर लेते हो तो फिर आपके किस्मों का अगर क्वेश्चन आएगा कृषि से तो वह बाहर नहीं जाएगा। ये मान के चलिए क्वेश्चन कृषि से काफी आने वाले हैं, इस बार भी, पिछली बार भी क्वेश्चन आए थे। बाजरा की जो किस्म आती है वह आती है RHB 30। मैंने बताया था बाजरा के अंदर RCB बताई थी एक किस्म, एक RHB जो है यह आपके 30 जो है यह किस्म भी बाजरा की ही आती है। और मक्का की किस्म आती है माही कंचन, माही कंचन के नाम से, माही धवल के नाम से, ये सारी की सारी किस्में किसकी आती है, मक्का की आती है। तो देखिए अब यहाँ पर आसानी होगी आपके मिलाने के लिए। ए जो है वो डी से है
तो ए जो है वो डी से, इसमें ही आपको आंसर मिल गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। उसके अलावा अगर फिर भी देखें तो देखिए सी बी ए, तो सी बी और ए यानी कि आपका 3 नंबर एकदम सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला देखिए सोयाबीन की खेती राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड में प्रमुखता से की जाती है। एक चीज मैं खास रूप से बोल रहा हूं आपको, इस कृषि जलवायु खंड को जरूर रट के जाना है। ये क्वेश्चन भले इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको तो ऐसे मान लो कि आपको कृषि जलवायु खंड जो है इसको रट कर ही जाना है। यहाँ से क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड हर एग्जाम में पूछ रहा है, हर एग्जाम में। या तो पूछता है कि कौन सा सबसे बड़ा जो है वो कृषि जलवायु खंड है, या पूछता है सबसे छोटा कौन सा है, या फिर पूछता है कि कौन से जलवायु खंड में कौन कौन से जिले हैं, या फिर आपको यहाँ पर पूछेगा कि कौन से, यहाँ पर जैसे पूछा है कि किस जलवायु खंड के अंदर जो है वो सोयाबीन की खेती सर्वाधिक होती है। तो इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल से मैंने वहाँ पे बताया था क्लास में, उस वीडियो को वापस देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है कृषि जलवायु खंड। देखिए सोयाबीन जो है यह मुख्य रूप से काली मृदा के अंदर या फिर मध्यम काली मृदा के अंदर होता है। मध्यम काली मृदा, और राजस्थान के अंदर मध्यम काली मृदा जो है यह बेसाल्टिक लावे से बने हुए दक्षिण पूर्वी जो पठारी प्रदेश है यानी कि हाड़ौती का जो पठार है उसके अंदर मुख्य रूप से राजस्थान में काली मृदा जो है या मध्यम काली मृदा जो है यह मिलती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया किस कृषि जलवायु खंड में है, तो राजस्थान जो है उसको टोटल 10 कृषि जलवायु खंड के अंदर बांटा गया है। उन 10 के अंदर से एक कृषि जलवायु खंड आता है जो कि राजस्थान के अंदर दक्षिण पूर्व वाला जो क्षेत्र है, यानी कि जिसमें बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़ वाला है, यह 4 जिले आते हैं। इसके अंदर जो आपका आता है जिसको कहा जाता है आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्र, आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्र जिसको कहा जाता है, इसके अंदर जो है वह आपके मध्यम काली मृदा मिलती है, और यह मुख्य रूप से सोयाबीन के उत्पादन के लिए जाना जाता है। अगला देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है। राज्य का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर रहा है, तो देखिए राजस्थान को टोटल 10 कृषि जलवायु खंडों के अंदर बांटा गया है। उन 10 के अंदर से मुख्य रूप से मैंने आपको एक एक करके सारे के सारे बताए थे, डिस्ट्रिक्ट वाइज ही बताया था, इस बार आरएस प्री में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए सबसे बड़े की अगर बात आती है राजस्थान में, तो इन 10 में से सबसे बड़ा आता है आपका अति या फिर उच्च भी लिख सकते हैं, उच्च शुष्क और आंशिक सिंचित, उच्च शुष्क व आंशिक सिंचित। यह मुख्य रूप से जैसलमेर बीकानेर वाला जो रीजन है या थोड़ा बहुत चूरू वाला, उसके अंदर यह आता है। उच्च शुष्क इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि थार का मरुस्थल है, पूरी तरह से शुष्क है। आंशिक सिंचित इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहां पर आईजीएनपी जारी है, इस वजह से कुछ क्षेत्र उसका सिंचित हो रहा है, जो कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। और दूसरा फिर आता है आपका पश्चिमी शुष्क मैदान, जो कि जोधपुर, बाड़मेर और जालोर वाले जो आपके डिस्ट्रिक्ट है उनके अंदर आता है। इसके अलावा एक आपको सबसे छोटा अगर पूछा जाए तो आपको जो है वह आर्द्र दक्षिणी मैदान जो है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वाला रीजन इसमें आता है, और यह सबसे छोटा है और यह सबसे बड़ा आ जाएगा। इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना है। अब तक जो क्वेश्चन पूछे गए थे, ये क्वेश्चन जरूर थोड़ा अलग टाइप का है। अब तक जो क्वेश्चन पूछे गए थे अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, उसमें वह क्या करते थे कि इस उच्च शुष्क आंशिक सिंचित को तो लिखते ही नहीं थे ऑप्शन में, और ऑप्शन लिखते थे पश्चिमी शुष्क मैदान। अब बंदे सारे के सारे रट के जाते थे कि उच्च शुष्क तो सबसे बड़ा है, अब दूसरे नंबर वाला उसको याद है नहीं। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखना, यहाँ पे तो जरूर आपके अति शुष्क और आंशिक सिंचित ऑप्शन में है, इस वजह से ये आंसर हो जाएगा इसका सबसे बड़ा। लेकिन कई बार अभी एग्जाम हुए उनमें ये ऑप्शन में नहीं देता है, तो फिर दूसरे नंबर पर पश्चिमी शुष्क मैदान आपका सही उत्तर होगा। बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान बिल्कुल पूर्वी राजस्थान वाला है। उप आर्द्र दक्षिणी मैदान आ जाता है मध्य वाला राजस्थान का। आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान जो अभी बात की थी सोयाबीन के लिए। निम्न में से कौन सी नस्ल जो है वो राजस्थान में ऊंट से संबंधित है। देखिए ऊंट से संबंधित पुंगल नस्ल किसकी है, आपको क्लास के अंदर पूरी की पूरी ट्रिक मैंने बताई थी, हर एक एक नस्ल की ट्रिक। उस ट्रिक से आपके जो है वो सारे के सारे आंसर नस्ल वाले हो जाएंगे, वहां से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो देखिए पुंगल जो है यह नस्ल किसकी है, तो भेड़ मामा ने पूना में 100 चौके मजे किए, तो पूना के अंदर पू का मतलब बन जाएगा आपका पुंगल, तो यह भेड़ की नस्ल आ जाएगी, भेड़ की नस्ल है। बर्बरी की अगर अपन बात करें तो अजब सी मार सैलो पर, बकरी की ट्रिक आपकी जो ट्रिक थी वह थी अजब सी मार सैलो पर। एफ और अलवरी, और अलवरी जो नस्ल प्रकार की थी वह आपके बर्बरी भी कहलाती है, जो कि वहां पर एक गांव है उसके नाम से जानी जाती है। तो बर्बरी जो है यह आपके बकरी की नस्ल हो जाएगी।
उसके बाद में मेवाती, हरी गाय का माल थाना में गिरा, तो में का मतलब मेवाती, तो यह मुख्य रूप से गाय की नस्ल है। तो पीछे ऑप्शन कौन सा बच गया, गुराहा, तो गुराहा किसकी नस्ल हो जाएगी, ऊंट की नस्ल हो जाएगी। अगला देखिए, एक साइड आपको जो है ये यहाँ पर गलत है, फसल नहीं है ये, एक साइड आपको मेले दे रखे हैं और एक साइड आपको क्या दे रखा है, जिले दे रखे हैं। ये राजस्थान के मेले हैं और यह किस जिले के अंदर आयोजित होते हैं, यह भी क्वेश्चन आजकल पूछने लग गए हैं आपके जो पशुपालन है उससे संबंधित, कि भाई पशु मेले जो है वह कहाँ कहाँ पर लगते हैं। देखिए, बलदेव पशु मेला, श्री बलदेव पशु मेला जो है यह राजस्थान के अंदर मेड़ता के अंदर, मेड़ता सिटी नागौर के अंदर जो है यह लगता है। चंद्रभागा पशु मेला जो है यह चंद्रभागा नदी के किनारे झालरापाटन झालावाड़ के अंदर यह जो है आपका लगता है मेला, चंद्रभागा पशु मेला। रामदेव पशु मेला जो है यह मुख्य रूप से नागौर के अंदर लगता है, रामदेव पशु मेला। और वीर तेजाजी पशु मेला जो आप लोग जानते भी है, काफी प्रसिद्ध पशु मेला है, परबसर के अंदर लगता है रामदेव, आपके जो वीर तेजाजी पशु मेला है। इस हिसाब से इसको मिलाकर आपको आंसर ढूंढना है। देखिए, ए, उसके बाद में हो जाएगा आपका सी, फिर डी और फिर बी। ए, और वैसे ही आंसर यहीं पे मिल गया, ऑप्शन इस बार बहुत इजी बन गए हैं, ए, सी, उसके बाद में डी और फिर बी हो जाएगा। यह आपका सही उत्तर है, 1 नंबर। अगला देखिए, राजस्थान में जिस पशुधन का सर्वाधिक प्रतिशत है वह कौन सा है। मैंने बताया था स्पेशली कि राजस्थान के अंदर जिसको चलता फिरता रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज कहा जाता है, जब भी इच्छा हुई टांग पकड़ी, दूध निकाला और दूध पी लिया। ऐसा कौन सा आपका जो है वो रेफ्रिजरेटर है, तो वह है आपका बकरी। राजस्थान के अंदर जो है वह जनसंख्या या फिर यह कह सकते हैं पशुधन की संख्या के आधार पर सर्वाधिक जो पाए जाने वाला पशु है वह आपका कौन सा है, बकरी है। बकरी के लिए ट्रिक बताई थी, अजब सी मार सैलो पर, जिसमें सारी की सारी जो आपकी नस्ल है बकरी की वह आ जाती है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको जो है वो नस्लें दे रखी है, ये मुख्य रूप से नस्ल है, और एक तरफ जो है वह आपको पशु दे रखा है कि यह किससे संबंधित नहीं। आपको क्या करना, सुमेलित नहीं चुनना है। जैसे कि नागौरी क्या गाय की नस्ल है, तो गाय की ट्रिक क्या थी, हरी गाय का माल थाना में गिरा, था ना, ना आ रहा है तो ना फॉर नागौर था, नागौरी नस्ल जो है यह आपके गाय की होती है, यानी कि यह तो सुमेलित है। उसके बाद में भेड़ के लिए, भेड़ मामा ने पू ना में 100 चौके मजे किए। पू और ना, ना का मतलब नाली, जो कि आपके नाली यानी कि घग्गर वाला जो आपका बेसिन है श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला, उस क्षेत्र में आपके जो है यह मिलती है। अगला आता है आपका शेखावाटी। शेखावाटी देखिए, बकरी की ट्रिक क्या थी, बकरी की ट्रिक थी अजब सी मार सेलो पर, शे का बन रहा था शेखावाटी प्रकार की नस्ल जो कि बकरी की आती है, बिल्कुल यह भी सही है। फिर आता है मालपुरी, तो मालपुरी जो है यह कहाँ की है, देखिए टोंक के अंदर मालपुरा पड़ता है, वहां पर एक नस्ल आती है, भेड़ की नस्ल आती है आपके मालपुरी। भेड़ माँ जिसके अंदर एक मारवाड़ी बनती है एक मालपुरी बनती है, तो यह भैंस की नस्ल नहीं है, यह आपकी किसकी है, भेड़ की नस्ल आती है। इस वजह से मालपुरी वाला जो है यह असुमेलित हो जाएगा। अगला देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ आपको क्या दे रखी है, नस्लें दे रखी है, और एक तरफ उनसे संबंधित जिले दे रखे हैं। देखिए, राठी नस्ल, राठी जो है हरी गाय का माल थाना में गिरा, गिरा, राफ और राठी गाय की नस्ल है, और यह राठी मिलती कहां पर है, यह मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम जो राजस्थान है यानी बीकानेर वाला जो रीजन है वहां पर मिलती है, यानी बीकानेर हुआ या फिर उत्तर पश्चिमी राजस्थान हुआ, वहां पर आपके राठी प्रकार की नस्ल मिलती है। थार पारकर जो है यह मुख्य रूप से हरी गाय का माल था ना में गिरा, था मतलब थार पारकर यानी गाय की नस्ल है थार पारकर, और यह कहां पर मिलती है, यह आपके मुख्य रूप से बाड़मेर और पश्चिमी राजस्थान के अंदर आपके मिलती है, कौन सी, थार पारकर प्रकार की नस्ल। फिर आती है गिर, गिर यानी कि हरी गाय का माल थाना में गिरा, ये सारी सारी गाय की नस्ल है। गिरा के अंदर घी का मतलब हो जाता है आपका गिर, या फिर इसको कहा जाता है रेंडा या फिर अजमेरा, तो गिर, रेंडा या फिर अजमेरा यह गाय की नस्ल है जो कि अजमेर या फिर मध्य राजस्थान में मिलता है, तो अजमेर और दक्षिण पूर्वी मध्यवर्ती जो राजस्थान है उसमें हो जाएगा। फिर आती है आपके कांकरेज प्रकार की हरी गाय का माल, तो का जो है वह कांकरेज बना रहा है, और कांकरेज भी गाय की नस्ल है जो कि आपके जालोर और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान वाला जो हिस्सा है उसमें मिलता है। तो देखिए, एक हो जाएगा आपका बी से, एक हो जाएगा आपका बी से, वैसे इसमें ही मिल रहा है, फिर हो जाएगा बी हो जाएगा आपका ए से, सी हो जाएगा आपका डी से, और 4 नंबर जो है यह हो जाएगा आपका सी से, तो डी ऑप्शन जो है वह इसका एकदम सही हो जाएगा। अगला देखिए, मंगला भाग्यम तेल क्षेत्र किस जिले में है। अपन लोगों ने जब खनिज पढ़ा था तब एक क्षेत्र बताया था MBA, MBA का मतलब है
मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या। ये एमबीए क्षेत्र कई बार पूछते हैं एग्जाम में, एमबीए क्षेत्र किससे संबंधित है? तो मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या नाम के जो है वह आपके तेल के कुएं हैं। कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर है, या फिर यूँ कहें बाड़मेर सांचौर जो आपका बेसिन है उसके अंदर मुख्य रूप से एमबीए तेल के कुएं जो है यह आते हैं, जो कि बाड़मेर जिले के अंदर जो है आपके मिलते हैं। तो यहाँ पर एम का मतलब है मंगला और बी का मतलब है भाग्यम और ए का मतलब ऐश्वर्या। यह प्रमुख क्षेत्र आते हैं, तेल के क्षेत्र है, पेट्रोलियम से संबंधित यह आपका क्वेश्चन हो जाता है। अगला देखिए सूची 1, इधर आपको सारे के सारे खनिज दे रखे हैं और इधर आपको डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं कि कौन कौन से जिले से ये संबंध रखते हैं। देखिए सबसे पहला आता है फेल्सपार। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो खान है ना, सलमान खान वाली खान नहीं, खान का मतलब जो खोदने वाली खान है, वह राजस्थान के अंदर सर्वाधिक फेल्सपार की खानें हैं और राजस्थान में सर्वाधिक फेल्सपार का उत्पादन अजमेर जिले के द्वारा किया जाता है। तो फेल्सपार का संबंध जो है वो किससे आएगा? यह आपका अजमेर से आने वाला है। उसके बाद में आता है फ्लोराइट। फ्लोराइट मांडो की पाड़ डूंगरपुर जो है वह फ्लोराइट के लिए काफी प्रसिद्ध है और यह डूंगरपुर के अंदर जो है फ्लोराइट आपका संबंध आता है। फिर आता है आपका कैल्साइट। कैल्साइट जो है यह मुख्य रूप से राजस्थान के अंदर सीकर जिले के अंदर जो है वह कैल्साइट मिलता है। सालादीपुर करके एक खान भी है यहाँ पर जो कि कैल्साइट की खान आती है। वोल्स्टेनाइट जो है यह राजस्थान के अंदर पाली और जो आपका सिरोही वाला रीजन है वहां पर आपका वोल्स्टेनाइट मिलता है राजस्थान के अंदर। जब राजस्थान के अंदर प्रमुख रूप से एक क्वेश्चन पूछा जाता है आर्थिक समीक्षा से कि राजस्थान किस किस खनिज के अंदर एकमात्र उत्पादक है, यानी कि राजस्थान के अलावा और कोई भी राज्य उसका उत्पादन नहीं करता है, तो उसमें भी वोल्स्टेनाइट जो है यह आता है। वो ट्रिक याद रखनी है, वो जी ले से, यानी कि वोल्स्टेनाइट, जिंक आ जाता है उसके अंदर, फिर लेड आ जाता है और सेलेनाइट। ये 4 ही ऐसे खनिज है जिनके अंदर राजस्थान एकमात्र यानी कि एक का अधिकार रखता है और किसी राज्य के अंदर वो है नहीं मिलते हैं। तो इस हिसाब से देखिए एक हो जाएगा आपका सी से, किसी में ही नहीं मिल रहा है, ऑप्शन बहुत इजी बन गए हैं। 2 नंबर इसका सही हो जाएगा। फिर देखिए बी डी से हो जाएगा, सी जो है वह आपका 3 नंबर जो है वो ए से हो जाएगा और 4 नंबर जो है वह बी से हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो इसका सही उत्तर है वह बी हो जाएगा। अगला देखिए राजस्थान रिफाइनरी जो है जो कि पचपदरा में स्थित है, इसके संदर्भ के अंदर आपको कौन सा कथन जो है वह सही नहीं है, गलत कथन चुनना है। इसमें से आपको जो है इसको पढ़ना है अच्छे से पहले, फिर देखते हैं। इसमें HPCL का हिस्सा 80% है तथा राजस्थान का हिस्सा जो है वह 20% है। दूसरा आता है इसकी परियोजना की लागत जो है वह 43,129 करोड़ रुपए है। तीसरा आता है यह देश की पहली ऐसी परियोजना है जिसमें रिफाइनरी व पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का सम्मिश्रण है। अगला आता है यह HPCL तथा राजस्थान जो सरकार है इन दोनों का संयुक्त उपक्रम है। तो देखिए इसमें से आपको गलत कथन चुनना है। बिल्कुल यह आपके HPCL हिंदुस्तान पेट्रो केमिकल लिमिटेड और राजस्थान जो सरकार है इन दोनों के मध्य का जो है वह क्या है, एक संयुक्त उपक्रम है। इसके अंदर पहली बार जो है ऐसा है जहां पर रिफाइनरी के साथ साथ पेट्रोकेमिकल जो है उसका भी उत्पादन हो रहा है, यानी कि मतलब उसके मिक्स करके कर रहे हैं। तीसरी चीज इसकी लागत बिल्कुल 43,129 करोड़ रुपए ही है, लेकिन यहाँ पर गलती इस जगह पर हुई है क्योंकि इन दोनों के बीच में जो अनुपात है यानी कि HPCL जो है यह यहाँ पर कितना प्रतिशत रखता है, तो यह 74% यहाँ पर हिस्सेदारी रखता है और राजस्थान सरकार जो है यह यहाँ पर 26% हिस्सेदारी रखती है। कहने का मतलब इसमें जो गलत है वह कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर इसका गलत आंसर है, यह आपको ध्यान रखना है। ये मुख्य रूप से आपको पता होगा बाड़मेर के अंदर मिलता है। पचपदरा रिफाइनरी जो है बाड़मेर के अंदर स्थित है। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में, उस टाइम भी मैंने बताया था कि बालू का स्तूप मुक्त जो क्षेत्र है उसके अंदर आपके ह्यूमस या फिर यूँ कहें कि आपके जो चूना पत्थर वगैरह है इनकी भी अधिकता मिलती है, यहाँ पर पेट्रोलियम की भी अधिकता मिलती है, इसी वजह से यहाँ पर यह रिफाइनरी स्थापित की गई थी। अगला देखिए पशुओं की प्रसिद्ध नस्लों के क्षेत्रीय वितरण को दर्शाया गया है। यहाँ पर देखिए एक आपको मैप दिया गया है और उम्मीद करता हूँ ये अच्छे से दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लीजिए, दिख जाएगा। इस मैप के अंदर यह आपको अलग अलग जो है यहाँ पर बॉर्डर करके दिखाई गई है। ये एक क्षेत्र दिखाया गया है 1 नंबर से, फिर ये आपका 2 नंबर से दिखाया गया है दूसरा क्षेत्र, राजस्थान का ही मैप है, और फिर ये 3 नंबर के ऊपर तीसरा क्षेत्र दिखाया गया है आपको, और यहाँ पर इस जगह पर यह 4 नंबर का जो है आपको चित्र दिखाया। ये कहना चाह रहा है कि इस मैप के अंदर 1, 2, 3 और 4 यह जो है यह इधर किससे सम्मिलित हो रहा है। तो इधर जैसे आप इसको ऑप्शन को देखोगे तो आपको पता तो चल गया है कि यह किसी ना किसी पशु की नस्ल है। किसकी है, तो हरी गाय का माल थाना में गिरा, तो हरी के अंदर भाई साहब यहाँ पर आपके राठी आ रही है, थार पारकर, कांकरेज, गिर, रेंडा, अजमेरा, ये सारी की सारी गाय की नस्लें, यानी कि गाय की नस्लें जो है वह इस मैप के अंदर कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी है ये आपको मिलान करना है। देखिए 1 नंबर पर
जब अपन पढ़ते हैं तो बीकानेर या फिर उत्तर पश्चिमी राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से राठी प्रकार की जो नस्ल है वह गाय की नस्ल मिलती है, यानी कि 1 नंबर जो है वो राठी से ही मेल खाएगा। उसके बाद में यह तो हो जाएगा किसका, राठी का हो जाएगा। उसके बाद में पश्चिमी राजस्थान या फिर बाड़मेर जैसलमेर वाला जो रीजन है वहां पर गाय की एक नस्ल आती है जिसका नाम आता है थार पारकर। थार पारकर का मूल स्थान पूछा जाता है, मालानी करके एक जगह है, वह इसका मूल उत्पत्ति है वह मानी जाती है। उसके बाद में यहां पर अपन लोग एक नस्ल और पढ़ते हैं जो कि जालोर, ये जालोर वाला रीजन है, जालोर पाली वाला जो रीजन आता है, यहां पर एक नस्ल आती है आपके कांकरेज करके एक नस्ल आती है गाय की, और यह मध्य राजस्थान या फिर अजमेर वाला रीजन है, और अजमेर के अंदर जो नस्ल मिलती है वह मिलती है गिर, या फिर इसी को ही कहा जाता है रेंडा, या फिर इसी को ही बोलते हैं अजमेरा। यह मुख्य रूप से जो है इसमें हो जाएगा। अब देखिए मिलान करना है आपको, तो एक जो है वो राठी से हो जाएगा, तो राठी तो केवल इसमें ही मिल रहा है। 2 नंबर थार पारकर से हो जाएगा, 3 नंबर जो है वह आपका कांकरेज से, और 4 नंबर जो है वो गिर रेंडा या फिर अजमेरा से। तो इसका सही उत्तर जो है वह आपका 1 नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, असुमेलित युग्म आपको चुनना है। एक तरफ आपके क्षेत्रों के नाम दे रखे हैं यानी कि खान दे रखी है, दूसरी तरफ वह किस खनिज से संबंधित है, इनमें आपको असुमेलित युग्म बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए तलवाड़ा, लीलवाणी, कालाकूट, यह क्षेत्र आप लोग कई बार पढ़ते हैं। तलवाड़ा, लीलवाणी, राजस्थान में मैग्नीज के लिए जाने जाने वाले प्रमुख क्षेत्र आते हैं तलवाड़ा और लीलवाणी, और कालाकूट तो यह मैग्नीज से संबंधित आते हैं। बिल्कुल यह सुमेलित है, एकदम आपको असुमेलित चुनना है। मोरिजा बानोल, दाबला सिंगाना और आपके नीमला रायसेला, यह प्रमुख रूप से लोह अयस्क के क्षेत्र अपन लोगों ने पढ़े थे, जो कि राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से ये मिलते हैं। दाबला सिंगाना, मोरिजा बानोल और आपके नीमला रायसेला जो कि लोह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र है, तो यह भी एकदम सही सुमेलित है। उसके बाद में आता है मंगला, ऐश्वर्या, रागेश्वरी। अभी अभी बताया था एमबीए क्षेत्र, मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, रागेश्वरी, ये सारे के सारे जो है ये किसके क्षेत्र है, यह बाड़मेर में स्थित तेल के कुएं हैं जो कि पेट्रोलियम से संबंधित है। और इधर लिखा हुआ है हीरा का उत्पादन, हीरा का उत्पादन जो है यह बिल्कुल गलत है, तो इस वजह से यहाँ पर जो है ये हीरा का नहीं होगा, यह किसका होगा, यह हो जाएगा आपका पेट्रोलियम का, पेट्रोलियम का उत्पादन। तो इस वजह से इसका जो असुमेलित है। अगला देख लीजिए, पलाना हुआ, खारी, चानेरी, बरसिंगसर, ठीक है ना, गुडा बीठनो, गुडा रानेरी, पेड़ता रोड, ये सारे के सारे कोयला के प्रमुख क्षेत्र आते हैं राजस्थान के अंदर, तो ये भी एकदम सही सुमेलित है। इस वजह से इसका सही उत्तर जो है वह 3 नंबर हो जाएगा। अगला आता है देखिए, सीसा जस्ता के ये प्रमुख क्षेत्र दे रखे हैं और यह आपके जिले दे रखे हैं, यानी कि कौन कौन से जिले में कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं। उसमें देखिए सबसे पहले आता है देवारी, देवारी उदयपुर में पड़ता है, सीसा जस्ता की प्रमुख खान के रूप में जाना जाता है, और यह कहां पर है आपका, उदयपुर के अंदर आ जाएगा देवारी। अगला आता है राजपुर दरीबा, राजपुर दरीबा राजसमंद के अंदर प्रमुख जो है वह आपका क्या है, सीसा जस्ता का खान है राजपुर दरीबा। और इसकी खास बात क्या आती है कि राजपुर दरीबा जो यहाँ पर जो आपका सीसा जस्ता चांदी, क्योंकि होता क्या है कि सीसा जस्ता और चांदी, सीसा या फिर इसको हिंदी में लिख लो, सीसा जस्ता और चांदी, ये जो तीन होते हैं ना, ये तीनों के तीनों ही एक ही जगह पर मिलते हैं हमेशा। तो जो आपकी राजपुर दरीबा खान है जो कि आपके राजसमंद में है, इसकी खास बात यह है कि इस खान के अंदर सर्वाधिक मात्रा जो है वह चांदी की मिलती है, यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक चांदी किस खान में मिलती है, क्योंकि सीसा जस्ता चांदी तीनों एक जगह मिलते हैं, तो सर्वाधिक जो है वह राजपुर दरीबा में मिलती है। अगला है क्वेश्चन रामपुरा आगूचा, रामपुरा आगूचा भीलवाड़ा के अंदर प्रमुख क्षेत्र है सीसा जस्ता चांदी का, लेकिन इसमें भी एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की सबसे बड़ी सीसा जस्ता की खान कौन सी है। यह क्वेश्चन आता है एशिया की सबसे बड़ी सीसा जस्ता की खान, तो वह मुख्य रूप से कौन सी आती है, वह रामपुरा आगूचा आती है जो कि भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। फिर आता है चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा जो है यह आपका सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है, चौथ माता का मंदिर भी है वहां पर, यह प्रमुख रूप से इसमें मिला होगा। तो देखिए 1 नंबर हो जाएगा डी से, फिर से इजी क्वेश्चन ही बना दिया, एक डी से हो जाएगा। फिर बी 2 नंबर जो है यह आपका सी से हो रहा है, 3 नंबर जो है यह आपका बी से हो रहा है, और 4 नंबर जो है यह आपका ए से हो रहा है। इस हिसाब से इसका सही उत्तर जो है वह 3 नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इधर आपको दे रखे हैं वापिस वही खनिज दे रखे हैं, और उधर आपको उनकी खाने दे रखी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया है खनिज के अंदर कौन कौन सा खनिज है, कौन सी उसकी खान है, क्योंकि खानों से ही क्वेश्चन आ रहा है, इसी वजह से इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना है। सबसे पहले आता है सीसा जस्ता की, देखिए सीसा जस्ता चांदी की खान कौन सी है, लीलवाणी, तड़वाड़ा लीलवाणी जो है यह किसकी खान है, मुख्य रूप से मैग्नीज की खान है, बांसवाड़ा में स्थित है। अगला आता है कोहलन, कोल्हन जो है यह आपके झुंझुनू में स्थित है, जो कि तांबे की प्रमुख खान के रूप में जाना जाता है। गुड़ा किशोरी दास, गुड़ा किशोरी दास
जो है यह प्रमुख रूप से किसकी खान है, आपके सीसा जस्ता की खान है, गुडा किशोरी दास। और वालदा जो है यह आपके किसकी खान है, तो वालदा जो है ये टंगस्टन की खान है, तांबा की अपने टंगस्टन की खान है जो कि सिरोही के अंदर पड़ती है। तो देखिए तलवाड़ा लीलवाड़ी जो है या फिर सीसा जस्ता की खान हो जाएगी गुडा किशोरी दास, अलवर के अंदर पड़ता है गुडा किशोरी दास, भगोनी करके ये 3-4 क्षेत्र आते हैं। ये सारे के सारे किसके हैं, ये आपके प्रमुख रूप से सीसा जस्ता के हैं। टंगस्टन के लिए वालदा आ जाएगा, वालदा, अब्बू रेवदर, पादरला कला, बीजापुर, ये सारे के सारे पाली और सिरोही के अंदर वर्तमान समय में सिरोही के अंदर टंगस्टन निकल रहा है। राजस्थान में डेगना के अंदर रेवत की पहाड़ियां में निकलता था जो कि अब बंद हो चुका है। अगला देखिए तो वालदा कहां पर है, यह वालदा आपका सिरोही में है, गुडा किशोरी दास अलवर में हो जाएगा। उसके बाद में देखिए मैग्नीज के लिए तलवाड़ा लीलवाड़ी आप प्रमुख रूप से खाने सुनते ही है बांसवाड़ा के अंदर। और तांबे के लिए जो है यह आपका कोल्हन हो जाएगा जो कि झुंझुनू के अंदर प्रमुख रूप से जो है वह खान हो जाएगी। तो देखिए सी, उसके बाद में डी, उसके बाद में हो जाएगा ए और बी। तो यहाँ पर भी इजी बन गया है, सी डी ए और बी, यानी कि 2 नंबर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए राजस्थान में राज्य शुद्ध घरेलू उत्पाद का वर्तमान आधार वर्ष, ये इकोनॉमिक्स रिव्यू से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से अक्सर पूछते हैं। अपन लोगों ने 2 चीजें पढ़ी थी, एक पढ़ी थी जीएसडीपी, जीएसडीपी, एक तो होती है आधार वर्ष के ऊपर और एक होती है आपके प्रचलित वर्ष के ऊपर। आधार वर्ष तो वह वर्ष होता है जिसके अंदर कीमतें जो है वह सबसे कम उतार चढ़ाव रखती है, उस वर्ष को सरकार के द्वारा जो है वह आधार वर्ष घोषित किया जाता है। और प्रचलित वर्ष वह होता है जिस वर्ष के लिए जो है वह आपके समीक्षा की जाती है। तो आधार वर्ष वर्तमान में राजस्थान सरकार के द्वारा जीएसडीपी के लिए 2011-12 कर रखा है। और अभी अपन ने आर्थिक समीक्षा जब क्लास में पढ़ी थी तब मैंने बताया था कि प्रचलित चूंकि है 2020-21 के लिए आर्थिक समीक्षा है, तो प्रचलित वर्ष वहां पर 2020-21 हो जाता है। इसी जीएसडीपी में से जब अपन लोग मूल्य ह्रास को घटा देते हैं, यानी कि जो भी आपके नुकसान हुआ अगर उसको घटा दिया जाता है तो आपके पास में नेट जीएसडीपी प्राप्त हो जाती है। और इस नेट जीएसडीपी में जैसे ही अपन लोग जनसंख्या का भाग देते हैं, जनसंख्या का भाग देते ही पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय आपको प्राप्त हो जाती है। फिर यह भी प्रति व्यक्ति आय आधार वर्ष पर अलग निकाली जाती है और प्रचलित कीमतों के ऊपर अलग निकाली जाती है। 109386 जो है यह राजस्थान की वर्तमान में प्रचलित कीमतों के ऊपर प्रति व्यक्ति आय है। और जब इसकी बात करते हैं तो 72-29-7 जो यह है आपकी प्रमुख रूप से आधार वर्ष के ऊपर राजस्थान की पर कैपिटा इनकम आती है। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2011-12 एकदम सही हो जाएगा। अगला देखिए राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष। देखिए थोक का मतलब हो जाता है वॉल और मूल्य का मतलब प्राइस और सूचकांक का मतलब इंडेक्स, यानी कि डब्ल्यूपीआई की बात हो रही है यहाँ पर, थोक मूल्य सूचकांक वॉल प्राइस इंडेक्स की। राजस्थान के अंदर डब्ल्यूपीआई का जो आधार वर्ष है, एक होता है डब्ल्यूपीआई यानी कि अगर कोई माल आप थोक में लेके आ रहे हो तो वहां पर वस्तुओं का क्या मूल्य है, और एक होता है सीपीआई जिसको बोला जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि आपके उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो इसमें देखिए सीपीआई और डब्ल्यूपीआई जो है, डब्ल्यूपीआई का जो आधार वर्ष है यह सरकार के द्वारा 1999-2000 तय कर रखा है, 1999-2000। और सीपीआई जो है ये मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है, अलग अलग टाइप के होते हैं, 4-5 प्रकार के होते हैं। सीपीआई एग्रीकल्चर, सीपीआई रूरल, सीपीआई अर्बन, सीपीआई कंबाइंड, ठीक है ना, सीपीआई औद्योगिक, इस प्रकार के 4-5 प्रकार के होते हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है कि इसमें औद्योगिक जो है उसका जो है वह सितंबर 2016 तय कर रखा है वर्तमान में सरकार ने। और डब्ल्यूपीआई का यहाँ पे पूछा है 1999-2000 एकदम सही हो जाएगा। देखिए अगला, निम्न कथनों के ऊपर आपको विचार करना है और आपको आंसर देना है। रिको, रिको राजस्थान के अंदर प्रमुख रूप से जो है वह उद्योग आधारित एक संस्था है। तो रिको कृषि आधारित उद्योग जो है उनके विकास के लिए कोटा, जोधपुर, श्री गंगानगर और आपके जयपुर में 4 एग्रो फूड पार्क विकसित कर चुका है। दूसरा इसमें ही लिख रखा है अन्य फूड पार्क ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा अजमेर के अंदर किशनगढ़ के पास में ही रूपनगढ़ जगह है, वहां पर जो है ये विकसित किया जा रहा है। आपको चुनना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वह सही है। अपन लोगों ने पढ़ा था क्लास के अंदर कि राजस्थान के अंदर रिको के द्वारा 4 प्रमुख रूप से आपके क्या विकसित किए गए थे, एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए थे, जिसमें एक तो था कोटा में, एक था जोधपुर में, एक था आपका श्री गंगानगर में और एक कहां पर था आपका अलवर में था। यानी कि यहाँ पर जयपुर के अंदर नहीं आएगा, अलवर के अंदर आएगा, इस वजह से यह आपका जो है गलत हो जाएगा फर्स्ट वाला। तो सेकंड वाला एकदम सही है, ग्रीन टेक आपके मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ के अंदर विकसित हो रहा है वर्तमान में। तो यहाँ पर जो है वह खे इसका केवल जो है ये जो है वो गलत हो जाएगा, दोनों भी सही नहीं है, दोनों गलत भी नहीं है, केवल खे जो है यह इसका सही हो जाएगा। निम्न में से राजस्थान का
कौन सा जिला चीनी मिल संयंत्र के कारण वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है? देखिए, राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से वर्तमान में जो चीनी मिल चल रही है वह है आपकी श्री गंगानगर चीनी मिल। श्री गंगानगर के अंदर जो है वह राजस्थान स्टेट शुगर मिल के नाम से स्थापित है और यह राजस्थान के अंदर चीनी का उत्पादन करती है। और यहाँ पर जो है इस चीनी के उत्पादन की वजह से ही वायु प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। इस वजह से श्री गंगानगर जो है यह वायु प्रदूषण से जूझ रहा है। अगला आता है देखिए, भोपाल सागर के अंदर मेवाड़ शुगर मिल के नाम से राजस्थान की पहली 1932 के अंदर शुगर मिल स्थापित की गई थी, जो कि महाराणा भूपाल सिंह के द्वारा की गई थी, जो कि मुख्य रूप से निजी क्षेत्र की थी। यह सरकार की है श्री गंगानगर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ आपको जो है वह सीमेंट दे रखी है मुख्य रूप से और दूसरी तरफ उनके जिले दे रखे हैं। आपको इन दोनों को मिलान करना है और सही कूट चुनना है। देखिए, बिरला व्हाइट सीमेंट एक दे रखा है, एक जयपुर उद्योग है, एक जेके व्हाइट सीमेंट है और एक जेके सीमेंट है। राजस्थान के अंदर बिड़ला व्हाइट जो सीमेंट है, यह बिड़ला का जो है वह संयंत्र लगा हुआ है। जोधपुर के अंदर खारिया खंगार करके एक जगह है, वहां पर यह स्थापित है। तो एक जो है वह ए से हो जाएगा। जयपुर उद्योग मुख्य रूप से जयपुर में ही विकसित है। जेके व्हाइट सीमेंट नागौर के अंदर गोटन नाम से एक जगह है, मेड़ता के पास में पड़ती है, वहां पे जेके व्हाइट सीमेंट राजस्थान का पहला सफेद सीमेंट का कारखाना जो है वह गोटन के अंदर स्थापित होता है और लाखेरी बूंदी में पहला सीमेंट का कारखाना स्थापित होता है। तो जेके व्हाइट सीमेंट जो है यह नागौर के अंदर और मुख्य रूप से नागौर में एक जगह है गोटन, वहां पर यह स्थापित होता है, मेड़ता के पास में पड़ता है। और जेके सीमेंट जो है इसका कारखाना चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो इसका तो सीधा आंसर है ABCD हो जाएगा। तो देखिए, इसमें वैसे इसमें मिल रहा है A, B, C और D, यानी कि एक नंबर जो है वह इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, जयपुर जिले में मानपुर माचेड़ी को विकसित किया गया है। किसके लिए विकसित किया गया है मानपुर माचेड़ी? रिको के द्वारा। अपन लोगों ने पढ़ा था क्लास के अंदर कि रिको जो है उसके द्वारा राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से विशिष्ट पार्कों की स्थापना की जाती है। अलग अलग उद्योग के लिए अलग अलग पार्क की स्थापना की जाती है। आर्थिक समीक्षा में 2020-21 में लिखा गया है कि रिको के द्वारा इस प्रकार के 347 टोटल जो है वह औद्योगिक पार्क की स्थापना की गई है, जिसमें राजस्थान के अंदर जयपुर के अंदर एक जगह है जिसका नाम है मानपुर माचेड़ी। उस मानपुर माचेड़ी के अंदर लेदर, यानी कि जो आपका लेदर है, चमड़ा जो है, उससे संबंधित जो भी काम होता है उनके लिए एक विशिष्ट पार्क की स्थापना की है रिको ने। तो मानपुर माचेड़ी जो है यह जयपुर जिले में स्थित है, जो कि मुख्य रूप से चमड़ा जो है उसके लिए स्थापित किया गया एक पार्क है, विशिष्ट पार्क है। टोटल कितने हैं? आर्थिक समीक्षा में 347 लिखे गए हैं। वर्तमान में अगर आप ढूंढने निकलेंगे तो 348 मिलेंगे, जबकि आर्थिक समीक्षा में 347 लिखे हुए हैं रिको के द्वारा स्थापित किए गए विशिष्ट पार्क, विशिष्ट पार्क जो किसी एक ही उद्योग से संबंधित होंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मैं थोड़ा पीछे हट जाता हूं। देखिए, सबसे पहला कथन आपको दे रखा है रूडा। रूडा की अगर अपन बात करें तो RUDA, इसकी फुल फॉर्म होती है रूरल नॉन फार्मिंग डेवलपमेंट एजेंसी, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर गैर कृषि क्षेत्र के जो रोजगार है उनके विकास के लिए एक संस्था है। तो यह रूडा के फुल फॉर्म से ही पता चल रहा है। और इसमें क्या कह रहा है? रूडा ग्रामीण गैर सरकार, जो आपके गैर कृषि क्षेत्र है उसमें रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने हेतु कार्य कर रहा है। बिल्कुल एकदम, यह एकदम सही है। अगला आता है ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, लघु उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए एक एजेंसी है। तीसरा है रिको राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने वाली एक शीर्ष संस्था है, शीर्ष संस्था है। चौथा है राजस्थान लघु उद्योग निगम लघु उद्योग एवं हस्तशिल्प के प्रोत्साहन हेतु कार्यरत है। देखिए, राजस्थान लघु उद्योग निगम यह राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्री जो है उसके लिए एक कॉरपोरेशन है, राजसिको इसको कहा जाता है। तो राजसिको बिल्कुल ये एकदम सही है। यह लघु उद्योग और आपके हस्तशिल्प जो है उनको ऋण देता है। बिल्कुल एकदम सही है आपका 4 नंबर। रिको राजस्थान के अंदर उद्योग को बढ़ावा देने वाली शीर्ष संस्था, ये भी एकदम सही है। और रूडा रूरल नॉन फार्मिंग डेवलपमेंट एजेंसी, दैट इज रूडा, जो कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर गैर कृषि कार्यों के लिए जो है वह रोजगार के अवसर देती है। तो यह भी एकदम सही है। इन कथनों पर विचार करना है और आपको असुमेलित चुनना है, यानी कि गलत चुनना है। तो यहां पर आता है आपका 2 नंबर वाला जो है ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम है। बेसिकली ये है BIP इसको बोला जाता है, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, जो कि राजस्थान के अंदर निवेश संवर्धन के लिए मुख्य रूप से यह लाई गई थी, जो कि केवल लघु उद्योग के लिए नहीं है। यह राजस्थान के अंदर लगभग सारे उद्योगों के प्रोत्साहन देने के लिए, उनके विकास के लिए बनाया गया एक मुख्य रूप से क्या है आपके स्कीम लाई गई थी। इसमें असुमेलित चुनना था तो वह आपका ख हो जाएगा। अगला देखिए, कोसिया क्या है? राजस्थान के अंदर कोसिया क्या है? देखिए, राजस्थान के अंदर प्रमुख रूप से अंबर के अंदर जो है वह आपका नमक निकाला जाता है।
और सांभर में निकलने वाले नमक को कहा जाता है सांभरी। इसी प्रकार से राजस्थान के अंदर पचपदरा जो कि कहाँ पर पड़ता है, बाड़मेर में पड़ता है, और यहाँ पर भी जो है वह आपके नमक निकाला जाता है। पचपदरा जो झील है, खारे पानी की झील है, और यह भारत की सबसे साल्टेस्ट यानी कि सबसे लवणीय झील जो है वह आपकी पचपदरा आती है। और यहाँ पर जो नमक निकलता है उस नमक को कोसिया कहा जाता है। कोसिया यहाँ पर कहा जाता है। मोरली झाड़ी के द्वारा, खारवाल नाम की जाति के द्वारा, जनजाति के जो लोग हैं वह मोरली झाड़ी से नमक निकालने का काम करते हैं पचपदरा के अंदर, जबकि सांभर के अंदर क्यारी पद्धति से नमक निकाला जाता है। तो कोसिया क्या है? कोसिया पचपदरा के अंदर निकलने वाला नमक जो है उसको कहा जाता है। अगला देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों का अवरोही क्रम, अवरोही का मतलब हो जाता है ज्यादा से कम की तरफ। तो अपन लोगों ने एक ट्रिक पढ़ी थी कि राजस्थान के 4 ऐसे जिले जिनमें सर्वाधिक जनसंख्या की बात आती है, तो वह आती है आपके जजो अलना। जजो अलना यह आपकी ट्रिक थी। जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर, जजो अलना यह राजस्थान के अंदर सर्वाधिक से टॉप जो 4 ऐसे जिले जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या है वह आते हैं जजो अलना, यानी जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। जयपुर, जयपुर सब में है, उसके बाद में जोधपुर, अलवर और नागौर, यानी कि 3 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा जजो अलना। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर से संबंधित कौन सा कथन सही है? देखिए, जनसंख्या वृद्धि दर की बात हो रही है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर बाड़मेर जिले में दर्ज की गई, बिल्कुल एकदम सही है। अपन लोगों ने ट्रिक पढ़ी थी, कौन सी थी बताइए? देखे, बा जे जो बा, कौन सी ट्रिक थी? ट्रिक थी आपके बा जे जो और बा, यानी कि बाड़मेर की सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर थी, उसके बाद जैसलमेर, फिर जोधपुर, फिर बांसवाड़ा की थी। तो बाजे जोबा के अंदर, बाड़मेर के अंदर जो है वह आपके सर्वाधिक जो है वह जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई। अगला आता है न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर जो है वह गंगानगर जिले में दर्ज की गई। तो न्यूनतम जो है यह बिल्कुल गंगानगर में ही थी। ट्रिक क्या थी आपकी? ट्रिक जो थी वह थी गंजू पाबू, गंजू पा और बू, यानी कि गंगानगर की सबसे कम, फिर झुंझुनू, फिर पाली, फिर बूंदी। यह गंजू पाबू जो थी यह आपके लिए न्यूनतम हो जाएगी। तो गंगानगर सबसे न्यूनतम है, यानी कि यह दोनों कथन ही क्या है आपके सही हो जाएंगे। अगला, राज्य की औसत जनसंख्या वृद्धि दर जो है वह 21.3% जो है वह दर्ज की गई। बिल्कुल यह भी एकदम सही है। 21.3% जो है वह राजस्थान की 10 की वृद्धि दर 2001 से 2011 के अंतर्गत रही थी। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन के अंदर जो है वह सारे के सारे ही यानी उपयुक्त तो सभी जो है यह आपके सही हो जाएंगे। अगला देखिए, वर्ष 2011 में राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? राजस्थान के अंदर अगर मान लो 100% कुल जनसंख्या है तो उसमें से 75.1% और दूसरी तरफ आपका 24.9% है, तो आपके जो है वह शहरी प्रकार की जनसंख्या आती है, और यह जो है आपके ग्रामीण प्रकार की जनसंख्या आती है। यानी राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या जो है वो 100% का 75.1 तो है ग्रामीण और 24.9 जो है वह शहरी है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो वह हो जाएगा 75.1, यानी 1 नंबर एकदम सही हो जाएगा। अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात, ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया था। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात स्पेशली मैंने बताया था, पाली जिला जो है इसका 1003 यानी कि 1000 पुरुषों के ऊपर 1003 महिलाएं उपस्थित है। कहां पर? पाली के अंदर, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक लिंगानुपात है। और यह एक ही परिस्थिति बन रही है राजस्थान की, जबकि 1000 से ज्यादा लिंगानुपात बन रहा है। वह बनता है केवल और केवल कब? जब ग्रामीण लिंगानुपात की बात आती है। तो यह एकदम सही हो जाएगा 4 नंबर। अगला देखिए, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात औसतन पूछ रहा है, तो राजस्थान के अंदर ऑल ओवर जो है वह 928 लिंगानुपात आता है राजस्थान का 2011 की जनगणना के हिसाब से। 933 जो है यह आपका ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात आता है राजस्थान का, और 914 जो है यह आपका शहरी क्षेत्र का लिंगानुपात आता है राजस्थान का। इसी प्रकार से 888 जो है यह आपका बाल लिंगानुपात आता है राजस्थान के अंदर। यह प्रमुख रूप से इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं। तो ग्रामीण का पूछ रहा है यहाँ पर, ग्रामीण लिंगानुपात 933 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। यहाँ पर आपके सिलेबस में भी स्पेशली लिखा हुआ है विकास कार्यक्रम, वहां से ये क्वेश्चन आया है और क्लास में बिल्कुल अच्छे से बताया था ये सारे के सारे।
तो देखिए सबसे पहले आपका आता है मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम। राजस्थान के अंदर मेवात क्षेत्र जो है यह अलवर और भरतपुर जिला जो है उन दोनों जिलों की 12 पंचायत समितियों को शामिल किया जाता है, जिसमें से 8 तो अलवर की आती है, 4 भरतपुर की आती है, और यह मुख्य रूप से कहां पर आता है आपका, तो मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम अलवर और भरतपुर के लिए विकसित किया गया है, यानी कि यह तो इससे ही जुड़ जाएगा। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम केंद्र सरकार के द्वारा 100% योगदान से भारत के जो सीमावर्ती जो जिले हैं या फिर राज्य है उनके अंदर डेवलपमेंट के लिए जो है ये कार्यक्रम चलाया गया, जिसको सीमावर्ती जो क्षेत्र है या सीमा क्षेत्र है उसके विकास के लिए कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें राजस्थान के 4 जिले आते हैं जो कि पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर स्थित है, जिसमें से श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 4 जिले आते हैं। तो यह 4 जिलों के अंदर जो है यह मुख्य रूप से देखिए अजमेर आ गया, ये कट हो गया और इसमें भी नहीं होगा, 4 जिले जो है उनके 13 खंडों के अंदर आपका यह कार्यक्रम चल रहा है। अगला आता है डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। देखिए डांग जो है यह राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से चंबल बेसिन जो है उसके अंदर जो आपके विंध्याचल पर्वतमाला के जो आपके तल के अंदर या फिर विंध्याचल पर्वतमाला के जो पर्वत पदीय क्षेत्र है वहां पर मृदा अपर्दन की वजह से, अवनालिका अपर्दन की वजह से वहां पर जो है वह पत्थर के नुकीले जो है वह एक पथरीला एरिया रह जाता है, जिसको डांग कहा जाता है। डांग की रानी करौली को कहते हैं। उस डांग क्षेत्र को जो है वह समतल करके वहां पर कृषि योग्य बनाने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा डांग विकास कार्यक्रम चलाया गया था, और यह डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम 21 पंचायत समितियां जो है उनके अंदर ये चलता है। मुख्य रूप से जो आपका अफवाह क्षेत्र है चंबल वाला, जिसमें बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, यहाँ पर मुख्य रूप से यह चलाया गया कार्यक्रम है डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। अगला आता है मगरा। उदयपुर जिले के उत्तर के अंदर स्थित पहाड़ी या फिर कटाफटा क्षेत्र, जिसको स्थानीय भाषा के अंदर मगरा कहा जाता है, इस क्षेत्र को भी सही करके वापस कृषि योग्य बनाने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा 2005-6 के अंदर 5 जिले, जिनके अंदर अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और पाली, इन 5 जिलों के अंदर जो है वह एक कार्यक्रम चलाया गया जिसको कहा गया मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, और यह अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, पाली के अंदर चलाया गया था। तो इसका सही उत्तर जो है वह ABCD ही हो जाएगा। तो ABCD जो है यह इसका 1 नंबर एकदम सही हो जाएगा। अगला देखिए त्रिकाल का संबंध किससे है। आपके जो है अकाल वगैरह ये भी आपके टॉपिक लिखा हुआ है सिलेबस में, तो याद रखना है त्रिकाल का मतलब क्या है। त्रिकाल का मतलब एक तो होता है अकाल, ए का मतलब हो जाता है एक काल होता है, किसी का भी हो सकता है। अब काल के अंदर 3 चीजें आती है, या तो अकाल आता है पानी का, या फिर अकाल आता है आपका चारे का। देखो अगर पानी का आता है तो पानी की कमी हो गई, चारे की आ गई तो इसका मतलब है कि पशुओं के लिए भी कमी हो गई खाने के लिए, और भोजन का आ गया इसका मतलब क्या है, इंसानों के खाने की भी कमी आ जाती है। तो त्रिकाल के अंदर 3 चीजें आती है, जिसमें पानी की भी कमी, फिर भोजन की भी कमी, और फिर आपके चारे की भी कमी हो जाती है, उसको कहा जाता है त्रिकाल। तो त्रिकाल का मतलब है चारा, भोजन और पानी, तीनों की अगर कमी आ जाती है तो उसको त्रिकाल कहा जाता है। अगला देखिए निम्न में से कौन से कारक जो है वह राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी है। आपके सिलेबस के अंदर मरुस्थलीकरण स्पेशली लिखा हुआ है और इस प्रकार का ही वहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए ऐसे कौन से इन चारों में से कारण है जो कि मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देते हैं। बिल्कुल आराम से दिमाग लगाना, ऐसे क्वेश्चन कई लोग गलत करके आ जाते हैं, इनको गलत नहीं करना, ये तो सीधे सीधे नंबर देने वाले हैं। देखिए मरुस्थलीकरण का मतलब क्या है। पहली चीज तो मरुस्थलीकरण का मतलब हो जाता है मरुस्थल जो है, मरुस्थल सबसे पहली चीज तो है कि मरुस्थल जो है उस मरुस्थल का विकास, या फिर यूं भी कह सकते हैं विस्तार। विस्तार एकदम सही शब्द है, विस्तार। कहने का मतलब मान लो पहले यहाँ पर 100 फॉर एग्जाम्पल 100 वर्ग मीटर के अंदर मान लो कि जैसे कि यहाँ पर जो है वह आपका मरुस्थल था, ये 100 से 110 वर्ग मीटर हो गया। कहने का मतलब ये जो क्षेत्र है ये बड़ा है, ये पहले मरुस्थल इतना था अब ये इतना और हो गया। कहने का मतलब ये क्या है, ये मरुस्थल का मरुस्थलीकरण हो गया। मरुस्थलीकरण का मतलब मरुस्थल का विस्तार हो गया। तो इनमें से ऐसे कौन कौन से कारण है जो कि इस मरुस्थल का विकास विस्तार कर रहे हैं, वह आपको देखने हैं यहाँ पर। तो देखिए वनों की कटाई, आप सभी को पता है कि पेड़ पौधे जो होते हैं वह पेड़ पौधे क्या करते हैं कि अपनी जड़ें जो होती है उस जड़ों से मिट्टी को बांध के रखते हैं। अगर अपन पेड़ पौधे हटा देंगे तो वह मिट्टी बंधी हुई नहीं रहेगी, और ऐसी स्थिति में मान लो अगर वर्षा होती है या फिर हवा चलती है तो वह मिट्टी उड़कर एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाएगी, और यहाँ से उड़कर अगर यहाँ पर चली गई तो मरुस्थल का विकास विस्तार हो जाएगा, यानी मरुस्थलीकरण हो जाएगा। तो कहने का मतलब वनों की कटाई जो है यह मुख्य रूप से मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी है। दूसरा आता है अति पशुचारण। इसका मतलब क्या है कि मान लो अगर जमीन जमी हुई है, थोड़ी बहुत मिट्टी अगर जमी हुई है, लेकिन वहां पर अगर आप पशुओं को चरा रहे हैं तो पशुओं के अगर आप लोगों ने खुर देखे हैं तो बहुत ही मजबूत खुर होते हैं उनके, और वो जब चलते हैं तो उस वेट की वजह से जो वो मिट्टी है वह मिट्टी वहां से हल्की हो जाती है। कहने का मतलब बिल्कुल ऐसे
मिक्स हो जाती है, और ऐसी स्थिति में अगर वहाँ पर हवा चलती है या फिर आपके वर्षा होती है तो वह मिट्टी आसानी से जो है वह एक जगह से दूसरे जगह पर जा सकती है। तो वह भी मरुस्थल के विस्तार को ही जो है वह क्या करता है, बढ़ावा देता है, यानी कि मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देता है अति पशुचारण भी। अगला आता है बूंद बूंद सिंचाई। देखिए बूंद बूंद सिंचाई क्या मरुस्थलीकरण का विकास करता है? बूंद बूंद सिंचाई का कोई लेना देना नहीं है। मान लो यहाँ पर अगर आपका पेड़ उगा हुआ है और इस पेड़ को अगर आपको पानी देना है, तो मान लो यहाँ से पाइप से मैं बूंद बूंद सिंचाई कर रहा हूँ, इसकी वजह से तो उल्टा इस पेड़ का विकास ही होगा, यानी कि उल्टी जो है इसमें मिट्टी जो है वो और बंधेगी इसकी जड़ों से। तो यह कहीं भी मरुस्थलीकरण के विकास को जो है वो बढ़ावा नहीं देता है बूंद बूंद सिंचाई। और अगला आता है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन तो वैसे ही है, मृदा का अपरदन जो है वह आपका दो प्रकार से होता है मुख्य रूप से, एक होता है परत अपरदन और एक होता है अवनालिका अपरदन। अवनालिका के अंदर तो जो है वह आपके गग्गर और चंबल नदी के अंदर ऐसे नालियां बन जाती है और उन नालियों के द्वारा जो है वो मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है। दूसरा होता है परत अपरदन, जिसमें मान लो कि यहाँ पर आपका पूरी तरह से मिट्टी फैल रखी है, तो यहाँ से एक हवा चलेगी, वह हवा इस मिट्टी को यहाँ से उठाएगी और यहाँ से उठाकर यहाँ पर फैला देगी, तो इसको बोला जाता है आपका परत अपरदन। तो मृदा का अपरदन यानी मृदा एक जगह से दूसरी जगह पर ही तो जा रही है मरुस्थलीकरण में। तो मरुस्थल का विस्तार का मतलब है मरुस्थल या फिर मिट्टी जो है वह एक जगह से दूसरी जगह पर आगे फैलना, वह मरुस्थलीकरण होता है। तो बिल्कुल मृदा अपरदन जो है यह भी आपका योगदान देता है मरुस्थलीकरण के अंदर। तो 1, 2 एंड 4, 1, 2 और 4 जो है यह आपका एकदम सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते जाइए फटाफट। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में 2005-6 में मगरा क्षेत्रीय विकास जो योजना है वह शुरू की गई। यह निम्न में से किस जिलों के रहने वाले लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक स्तर का सुधार करने के संबंधित? देखिए अभी अभी क्वेश्चन आया है। उदयपुर के उत्तर के अंदर स्थित पथरीला क्षेत्र जिसको मगरा कहा जाता है, वहां पर 2005-6 के अंदर राजस्थान सरकार के द्वारा मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें 5 जिले शामिल होते हैं। अजमेर आता है, अजमेर के नीचे भीलवाड़ा, उसके नीचे चित्तौड़, और भीलवाड़ा के पश्चिम के अंदर आपका राजसमंद और उसके पश्चिम में पाली, यानी कि 5 जिले इसमें आते हैं। अजमेर आता है, भीलवाड़ा, चित्तौड़, कोटा नहीं आता। अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, पाली और राजसमंद यह प्रमुख रूप से इसमें आ जाते हैं। इसके अंदर देखिए यहाँ पर सिरोही नहीं आएगा, इसमें भी सिरोही है तो वो भी कट हो गया। यह प्रमुख रूप से आपको याद रखना है। अगला आता है सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का संबंध राज्य के किन जिलों से है? राजस्थान के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा जो है वह 100% योगदान से सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, यानी कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है, या फिर यूं भी कहे कि राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उस पर स्थित जो जिले हैं उनके अंदर भारत सरकार के द्वारा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें श्री गंगानगर, बीकानेर और आपके जैसलमेर और बाड़मेर ये 4 जिले शामिल होते हैं। तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर यह 4 जिले इसमें शामिल होते हैं सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जो कि 100% केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है। अगला आता है अटल भूजल योजना राजस्थान के कितने जिलों में संचालित की जा रही है? देखिए 19 जिलों के अंदर राजस्थान के अंदर जल जीवन मिशन चल रहा है। जल जीवन मिशन राजस्थान के 19 जिलों में चल रहा है, और राजस्थान के 17 जिलों के अंदर जो है वह आपका अटल भूजल योजना चल रही है। अटल भूजल भारत सरकार के द्वारा एक योजना शुरू की जाती है, जो कि मुख्य रूप से भूमिगत जो जल है उसको बढ़ाने के लिए अटल भूजल योजना लाई गई, जो कि भारत के 78 जिलों के अंदर चलाई गई थी। टोटल 78 डिस्ट्रिक्ट थे भारत के, और उसमें से ही राजस्थान के 17 डिस्ट्रिक्ट जो है उनको शामिल किया गया था। राजस्थान के अंदर 17 जिलों के अंदर यह चल रही है परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो इस हिसाब से यह आपके प्रमुख रूप से जो क्वेश्चन थे राजस्थान के आर्थिक जो आपकी अर्थव्यवस्था है, जो आपके ग्राम सेवक में लिखा हुआ टॉपिक है, उस टॉपिक के जितने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पॉइंट है उन सभी पॉइंटों को कवर करते हुए यह आपकी क्लास बनाई गई है। इसके अलावा एक राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास है, उसके अंदर राजस्थान भूगोल के संदर्भ में जितने क्वेश्चन है वह सारे के सारे आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो इसी जो है आपके एक तरह से ये कहता हूँ मैं कि सभी जो है उन सभी दोस्तों को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, कि आप लोग जो है वो पेपर को बहुत ही शानदार तरीके से देके आए। प्री अभी ग्राम सेवक का होने वाला है, उसके बाद में मेंस होगा, तो मेंस के दौरान भी जो है वो वापस क्वेश्चन सीरीज और चलाई जाएगी। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताना है कमेंट में, और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू, इतना ही रखते हैं इस क्लास में, अगली क्लास में फिर से मिलते हैं।